हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है और ये पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 देता है। तो क्या पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है या हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है? तो इस तरह का सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास में 1951 में ही आ गया, शंकरी प्रसाद केस में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के एक साल के बाद में। सो हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट है हमारा, पार्लियामेंट, ठीक है, ये क्या कर सकता है? दिस पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को अमेंड कर सकता है। और ये पावर पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 368, धारा 368 जो है ये इंपावर करती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है या हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन सकता है? तो इस तरह का सवाल जो है 1951 में आया। इस तरह का सवाल जो है 1951 में आया एंड द केस वाज शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस। और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जब इस तरह का केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड हियर दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और एब्रिज और टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स, विच मीन्स कि पार्लियामेंट जो है उसके पास में पूरी शक्ति है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है या उनको हमसे क्या कर सकता है? छीन सकता है। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है या फिर और एब्रिजेस और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। तो हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीन भी सकता है। एंड ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास में आर्टिकल 368 के तहत ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है और एट द सेम टाइम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बताया गया शंकरी प्रसाद केस में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बताई कि जो वर्ड लॉ है, जो शब्द लॉ है, ये लॉ शब्द जो है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी उन कानूनों के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है तो उनके बारे में। तो यहीं से जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बनता है। दैट मीन्स कि जो भी कानून होंगे, अगर these laws are in contravention of the fundamental rights, then the Supreme Court of India has the power of judicial review and it can declare all those acts as unconstitutional। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी कि अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ शब्द है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि यहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाएगा? अमेंड किया जाएगा, तो वो एक्ट जो है इस लॉ में फॉल नहीं करेगा अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताया गया शंकरी प्रसाद केस में। तो दिस वॉज द ईयर 1951 जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के एक साल के बाद में इस तरह का केस आया।
अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में जब सेकंड टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसा सवाल आया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। तो अब बात होगी जिस केस की, वो है गोलकनाथ केस। नेक्स्ट केस इज गोलकनाथ केस, और ये गोलकनाथ केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है 1967 में। गोलकनाथ केस जो है 1967 में गोलकनाथ केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास में। गोलकनाथ केस, ईयर वॉज 1967। ठीक है, इस समय किया क्या गया कि हमें देखने को मिलेगा कि जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत सर्टन स्टेट एक्ट्स वर इंसर्टेड इन द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ स्टेट एक्ट्स जो थे उनको डाला गया पार्ट 9 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में डाला गया। इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि पहले के शंकरी प्रसाद केस की तरह जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी वाज कर्टेल्ड, एंड हमें देखने को मिलेगा कि इसलिए कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो अमेंड कर सकता है या नहीं, इस तरह का सवाल गया था शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट के पास में। और यहां पर फिर से फंडामेंटल राइट्स की बात आई तो सर्टेन स्टेट एक्ट्स वर इंसर्टेड इन द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिवर्स कर देता है अपने पहले की जजमेंट, अर्लियर जजमेंट। जो पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपने पहले की जजमेंट को रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में। तो यहां पर कहा गया ये कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर गिवन ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में क्या कहा कि इनको कौन सी पोजीशन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर दो वर्ड्स यूज किए गए, ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, तो ये ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल पोजीशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा बताया गया। ट्रांसेंडेंटल मींस कि एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस पोजीशन, ठीक है, और इम्यूटेबल की दैट मीन की पोजीशन विच कांट बी चेंज्ड आफ्टर दिस। तो इस तरह की पोजीशन दी गई है, सैक्रेड पोजीशन दी गई है फंडामेंटल राइट्स को। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। यहां पे बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं कर सकता, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर ऐसा किया गया, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा किया जाता है तो वो एक्ट जो है वो उसी तरीके से लॉ के रूप में ट्रीट किया जाएगा जो कि आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो इस तरह से फंडामेंटल है ये, फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो यहां पर बताया गया कि अगर ऐसा कुछ होता है देन क्या होगा, वो जो एक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, तो वो एक्ट जो होगा वो फॉल करेगा अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके वैसे कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड घोषित कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। तो यहां पर हमें गोलकनाथ केस जो 1967 में आया उसमें देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा का पूरा स्टैंड जो है पहले का वो चेंज कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकता, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अगर पार्लियामेंट ऐसा करता है देन उस एक्ट को आर्टिकल 13 के तहत ही जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है उसी के तहत माना जाएगा, ठीक है। तो अब जो है पार्लियामेंट इस चीज के ऊपर चिढ़ जाता है और पार्लियामेंट रिएक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर, और हमें देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1971 का वो पास कर दिया, और इसमें पार्लियामेंट ने
दो आर्टिकल्स को अमेंड किया। एक था आर्टिकल 13 जहां पर लॉ को डिफाइन किया गया है, और दूसरा आर्टिकल 368 जो कि पार्लियामेंट को ताकत देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। तो दोनों चीजों को पार्लियामेंट जो है यहां पर अमेंड करता है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, पार्लियामेंट क्या करता है, यहां पर रिएक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर रिएक्ट करता है। एंड हमें देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट ने यहां पर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट जो है 1971 में पास कर दिया। और इस एक्ट के तहत हमें देखने को मिलेगा कि दो चीजों को अमेंड किया गया, दो आर्टिकल्स को अमेंड किया गया। एक था आर्टिकल 13 और दूसरा था आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 जो कि डिफाइन करता है लॉ को कि कौन कौन से कानून जो है दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स आर द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और 368 ये अमेंडमेंट की पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है पार्लियामेंट को देता है 368, आर्टिकल 368। ठीक है, तो यहां पर पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास में पूरी पावर है इस कानून के जरिए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कहा कि पार्लियामेंट के पास में पूरी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, उनको एब्रिज कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा यह भी कहा गया कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड या एब्रिज किया जाएगा, वो आर्टिकल 13 के तहत जो लॉ की डेफिनेशन है उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि यहां पर क्या कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाएगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ नहीं होगा विच इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि यहां पर एक चीज ये आ गई और दूसरी बताई गई कि अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज empowered टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आ गया, बात कहां की आ रही है, 1971 की। और इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि फेमस केशवानंद भारती केस जो है 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। केशवानंद भारती केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले की जजमेंट जो गोलकनाथ केस में दी गई थी उसको ओवर रूल कर दिया और इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड घोषित किया। यहां पर हमें देखने को मिलेगा, नेक्स्ट इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस काफी इंपॉर्टेंट केस है ये। 1973 में ये केस आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने 1973 में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर जजमेंट। पहले की जजमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट की उसे ओवररूल कर दिया। ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दैट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज वैलिड। इसको वैलिड बताया कि ये सही बोल रहा है पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। जो पार्लियामेंट गोलकनाथ केस में कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो ये कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है इट वाज हेल्ड टू बी वैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया दांव खेला। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स उनको अमेंड कर सकता है, लेकिन
Parliament, while amending the constitution and the fundamental rights, Parliament cannot disturb the basic structure of the constitution. That means कि Parliament जो है वो कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो बेसिक फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको चेंज नहीं कर सकता. तो यहां पर हमें एक जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्रिन देखने को मिलेगा. जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्रिन, एंड दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. कब? 1973 में, जब उन्होंने ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को वैलिड कहा. तब उन्होंने कहा कि यार पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा साथ में कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता. ये चीज बताई. ठीक है, इसमें केशवानंद भारती केस 1973 में. इसके बाद में पार्लियामेंट फिर से एक बार रिएक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर, और अब पार्लियामेंट जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आता है 1976 में, जिस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए पार्लियामेंट कहता है कि हम आर्टिकल 368 में एक बार फिर से बदलाव लाएंगे, उसको अमेंड करेंगे, और यहां पर हम ये घोषित करते हैं कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट. दैट मींस कि पार्लियामेंट के पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है उसके ऊपर किसी तरह की लिमिटेशंस नहीं है, किसी तरह की लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास में. यह बताया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पार्लियामेंट के द्वारा. सो नेक्स्ट इज पार्लियामेंट जो है फिर से एक बार रिएक्ट करेगा. पार्लियामेंट वंस अगेन reacted to this judicially innovated doctrine. तो ये जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल, एंड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में, ठीक है, डिक्लेयर किया, इसके ऊपर फिर से पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर रिएक्ट करेगा. एंड दिस टाइम पार्लियामेंट केम विद द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड दिस वाज पास्ड इन द ईयर 1976. और यहां पर पार्लियामेंट ने अमेंड किया, अमेंडेड आर्टिकल 368, और इस आर्टिकल 368 को जब अमेंड किया गया तो यहां पर बताया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है. तो यहां पर पार्लियामेंट क्या कहता है कि दैट देयर इज नो लिमिटेशन, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की पावर जिससे वो फंडामेंटल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है. इसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी कैप नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है. ये पार्लियामेंट ने कहा 1976 में, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन में भारी बदलाव भी किए गए थे. तो इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. तो ये आया. इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास में मिनर्वा मिल्स केस आ गया 1980 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट कर देगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के इस एक्ट को. यानी इस एक्ट में जो चीज कही गई थी कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उसके तहत हमें देखने को क्या मिलेगा कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स कि इस लिमिटेड पावर को आप अनलिमिटेड नहीं बना सकते.
ठीक है, तो ये एक बेसिक फीचर है, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक बेसिक फीचर है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एक लिमिटेड पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो आप इस लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड बना करके पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील या एब्रोगेट नहीं कर सकते। तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन द मिनर्वा मिल्स केस। दैट मीन्स कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है उसको अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हमें देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास में अब केस आएगा मिनर्वा मिल्स केस एंड द ईयर वाज 1980 व्हेन दिस केस केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड that provision which was given in the 42nd constitutional amendment act. The provision in the 42nd constitutional amendment act, वो वाले प्रोविजन को जिसमें क्या बताया गया था कि there is no limitation on the constituent power of पार्लियामेंट। तो यहां पर पार्लियामेंट का कहना था कि पार्लियामेंट जो है कोई भी कानून बनाएगा अमेंडमेंट का अंडर आर्टिकल 368, उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी और ऐसे कानून को कोई भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि ये वाला प्रोविजन जो है जो लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में कि वो किसी भी कानून को रिव्यू कर सकता है, तो उसको एक्सक्लूड किया गया इसमें। सो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इनवैलिडेट कर देगा इस प्रोविजन को, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप उसे हटा नहीं सकते, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, तो ये लिमिटेड पावर है, लिमिटेड पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को। तो इस लिमिटेड पावर को आप अनलिमिटेड नहीं बना सकते। तो इसको अनलिमिटेड बना करके आप ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील ना ही एब्रोगेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप क्या कर सकते हैं, दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज अपहेल्ड इन दिस केस। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि वामन राव केस आया फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास में। After this, Vaman Rao case came before the Supreme Court in the year 1981. Year was 1981 when Vaman Rao case came before the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट के सामने वामन राव केस आया। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अपहेल्ड किया। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट के पास में शक्ति है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट उन फंडामेंटल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट को नहीं कर सकता पार्लियामेंट अमेंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। विच मीन्स कि हमें देखने को मिलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो हमें देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक चीज ऐड की कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये अप्लाई होगा किन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के लिए, उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के लिए जो कि पास होंगे आफ्टर 24 अप्रैल 1973 विच वाज द डेट ऑफ फेमस केशवानंद भारती केस। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो हैं वो बने हैं, पास किए गए हैं वो एक्ट्स, तो उन एक्ट्स के ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। विच मीन्स कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है। प्रेजेंट पोजीशन क्या है इस चीज की? प्रेजेंट पोजीशन यही है कि यार
पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब किए बिना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो प्रेजेंट पोजीशन इज पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बट विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए बिना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किए बिना पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकता है और फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। तो ये चीज याद रखनी है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में आती क्या क्या चीजें हैं। अब सवाल यह है कि कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी क्लियरली बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है, बट बहुत सारी जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअली हर एक जजमेंट में जिन जिन चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट यानी वो बेसिक फीचर्स जो हैं वो बताए हैं, उनके बारे में हम बता देते हैं कि क्या क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताई हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं, various judgments passed by the Supreme Court contain a list of features or elements or components of basic structure। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में क्या क्या चीजें इसमें फॉल करती हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट शुड ऑलवेज बी अपहेल्ड। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। इसके अलावा सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया इट शुड ऑलवेज बी अपहेल्ड। इस चीज को भी कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। आफ्टर दैट सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर कैरेक्टर जो है इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। एक्सेस ऑफ जस्टिस टू ऑल, ठीक है, एक्सेस ऑफ जस्टिस टू ऑल, ये चीज पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, ये। आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, देन नंबर 6 के बाद में नंबर 7 यहां पे थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं मैं। नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। हमें देखने को मिलेगा इसके अलावा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहां पर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरलिज्म जो है इंडिया में, ठीक है, उसको नहीं डिस्टर्ब किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, ठीक है। तो जिसमें हमने बात की कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ही रहनी चाहिए, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन्ड, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेस ऑफ जस्टिस टू ऑल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, वेलफेयर स्टेट, फेडरलिज्म या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स किस किस के बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में स्पेसिफिकली बताई हैं कि दीज एलिमेंट्स और दीज कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी बेसिक स्ट्रक्चर में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
टॉपिक था जिसमें कि ना केवल वो लोग जो पॉलिटी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ठीक है, या फिर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, या फिर दूसरे स्टेट लेवल जेके एसएसबी के एग्जाम, सब में एक जनरल अवेयरनेस का पता होना चाहिए कि क्या प्रेजेंट पोजीशन क्या है, कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अमेंड कर सकता है, व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन एंड व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस। तो प्रेजेंट पोजीशन इज दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट इफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, देखते रहिए हमारी वीडियोस। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी करियर प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।